अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। एक जानिब ये बात हो रही है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई मामला बड़ा एक अहम है कि क्या कोई डील होने जा रही है और हुकूमत जो है क्या वो इतनी कमज़ोर विकेट पर आई है कि उन्हें सिर्फ 2 रिहाइयों के साथ ही और क्या कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के नताइज हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हुई है या कि वाकई कोई डील का मामला है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उन लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं जो सरकारी मुलाजिम इस्लामाबाद में उस एहतजाज में शरीक थे, और ये क्या तहरीक दी जा रही है बाकी सरकारी मुलाजमीन को कि वो ब्लू आइड हो जाएं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और साथ ही साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या 27वीं आईनी तरमीम की अब ज़रूरत फौरी तौर पर हुकूमत को क्यों है। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत इस वक्त कौसर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तैमूर सलीम झगड़ा साहब। शुक्रिया झगड़ा साहब आपके वक्त का। झगड़ा साहब, एक जानिब कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की जो अहलिया हैं उनकी और फिर उनकी बहनों की वो रिहाई है, तो क्या ये डील के नताइज हैं या मामला कुछ और चल रहा है? आपने अलीमा खान को अरेस्ट होते हुए देखा था? जी बिल्कुल। उनके पास कोई बारूद वारूद था? नहीं, बारूद तो नहीं था सर। चार्जेस बारूद के थे ना। अच्छा। और आपको याद होगा कि जो बुशरा बीबी पे जो इद्दत केस का रिएक्शन, आपको याद होगा कि पीएमएलएन के अंदर से कैसे था जब वो कन्विक्शन हो गई इलेक्शन से एक दिन पहले। गलत था ना? ठीक है, तो अगर था तो पहली चीज तो ये कि मेरे ख्याल में इनको माफी मांगनी चाहिए कि जो इलीगली बुशरा बीबी को या अलीमा खान को या उज़मा खान को या फिर यास्मीन राशिद को या फिर जितनी भी खवातीन को अरेस्ट किया है। जब आप किसी को जबरदस्ती जेल डालते हैं, अभी जो है वो हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट लिस्ट में टॉप पे कल परसों देखा है कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ईमान मजारी जो है वो आ गई है। क्यों? क्योंकि हुकूमत को पसंद नहीं कि वो क्या कह रहे। तो फिर इसमें डील की बात कहां से आ गई? ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कह दूं। वैसे भी इसके अलावा पहली तो चीज ये, दूसरी चीज ये कि इमरान खान ना कभी डील करेंगे और ना अभी पाकिस्तान के अवाम डील मांगेंगे। अभी जो है वो सिर्फ ये दिखेंगे कि जिस दिन भी ये जो है ना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का टोला ये हुकूमत से उतरे कि इनका एहतसाब कैसे करना है। इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से डेस्परेटली इमरान खान डील करे ताकि ये जलालत से सियासत से ना निकले। काज़मी साहब, क्या चक्कर है, हुकूमत इतनी कमजोर विकेट पर आ गई है कि एक दो रिहाइयों के साथ ही डील की जो है वो महक आने लगी है? आप अंदाजा लगाएं ना इनकी बातों से। अभी से ही जनाब एहतसाब की बातें और इंतकाम की बातें इनके मुंह से निकलना शुरू हो गई हैं। अभी तो कई चीजें ऐसी हैं कि इनकी बात करने का अंदाज पता है क्या है कि भाई वो बाहर आ गई हैं, भाई जमानत पे आई है ना। अब वो दौर नहीं रहा जिस दौर में एक जज जाके दूसरे जज को ये कहता था कि आपने हर हाल में इलेक्शन से मरियम नवाज को, मियां नवाज शरीफ को बाहर रखना है क्योंकि हमने 2 साल मेहनत की है। सारे तमाम ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, 2 साल मेहनत हमारी जाया होने वाली है अगर आपने इस तरह ना किया। जज शौकत अजीज सदीकी का हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जी। अभी उनको लाइन पे लें, अभी वो आपको पूरी कहानी बताएंगे जो वक्त ने लफ्ज ब लफ्ज सच साबित की है। तो ये तो बातें ना ही करें। जमानत पे बाहर आई हैं जो खातून है मोहतरमा, अभी तो केस तो चल रहा है। हमने कब क्यों माफी मांगे भाई? जमानत होती रहती है क्योंकि अदालतों पे वो माजी वाला दबाव नहीं है। वो जज जो है वो जेर अताब नहीं है किसी बड़े जज के, किसी बड़ी शख्सियत के जो अभी कोर्ट मार्शल के मरहल से गुजर रहे हैं। तो ऐसा कोई दबाव हुकूमत की तरफ से नहीं है, इसलिए इनको आराम से जमानतें भी मिल रही हैं और सारे मामला है। जहां तक डील की बात है, आप अवाम को जब केपी के वसाइल आप इस्तेमाल करके लेकर आएंगे और खुद बुरहान से वापस चले जाएंगे पत्थरगढ़ से, और कल आपने देखा गुलपाशी की गई उन अफराद पे जो कि सरकारी मुलाजमीन है केपी के, उन पे गुलपाशी भी होती है और साथ 10-10 हजार रुपया उनको दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो अवाम के टैक्स का पैसा है केपी का, बजाय उनकी तालीम और सेहत पर लगे वो इंतशारी सियासत की नजर हो रहा है। अब आपको सबूत तो दरकार नहीं बिल्कुल है इसके हवाले से। आपने खुद देखा कि उन लोगों को किस तरीके से गया कि आप, और आइंदा भी हम आपकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। फिर मेरे भाई ने हवाला दिया ईमान मजारी का। भाई मसला ये है
दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़ब माशरे के अंदर जहां पे कानून एक रास्ता रोकता है, सिक्योरिटी की बुनियाद पे एक टीम आई हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उनको। और आप किसी मुल्क में पुलिस ने जो कार्डन ऑफ किया होता है एरिया, उसको नहीं तोड़ सकते। अगर इंग्लैंड में 10 डाउनिंग स्ट्रीट अगर किसी वजह से बंद है, आप लात मार के उस रुकावट को तोड़ने की कोशिश करें, आपको लग पता जाएगा। तो ईमान मजारी अगर कानून है, ठीक है, माजी में आप उनका हवाला दें कि वो इंसानी हुकूक के लिए काम करती रही है और ये वो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुली छुट्टी दे दी जाए। आपने कार सरकार में मुदाखलत की है, आपने वहां पे पुलिस वालों को, लेकिन एक और मामला जो है वो सरकारी तो भुगतनी पड़ेगी। ये तो कार्य सरकार में वो मुदाखलत करें, लेकिन एक तैमूर सलीम झगड़ा साहब खुद सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, उन पर आप गुलपाशी करवा रहे हैं, तो क्या फिर तरगीब दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा से अगली बार गाड़ियां भर के सरकारी नंबर प्लेट के सब वो वहां पहुंचे ताकि वो भी वापस आए तो इस्तकबाल उनका भी हो? जी, पहली चीज तो ये कि इन्होंने बात की कि जुडिशरी आजाद है। ये है इकोनॉमिस्ट। अच्छा, ये दुनिया का सबसे जो है वो प्रेस्टिजियस रिसाला है जो कह रहा है पाकिस्तान पॉलिटिशियंस सीज कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी। पढ़ ली। मेरे ख्याल में कौसर काज़मी साहब एक वक्त में जर्नलिस्ट होते थे। तो ये जो लॉरेंस ला रहे हैं पाकिस्तान के लिए 26वीं तरमीम आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, मुझे लगता है कि हम 1919 में अंग्रेज राज में वापस आ गए कि पता नहीं किस किस को जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशंस की जो है वो इजाजत मिल गई। तैमूर साहब, आप कलामी की माफी तैमूर साहब, जब 26वीं आईनी तरमीम नहीं थी तब भी हम 136वें नंबर पर थे, अनफॉर्चुनेट। ये भी एक बड़ा अजीब मामला है। ठीक है, हाँ बिल्कुल थे। ऐसे है कि केपी गवर्नमेंट का, जरूर केपी गवर्नमेंट से पूछ लें, वो आपको बड़ा मुनासिब जवाब दे लेंगे। लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? जैसे पंजाब के 4000 BHUs हैं, उन सबको मरियम नवाज शरीफ के नाम पे जो है वो लेबल कर। ये तो मेरे ख्याल में शहनशाह अकबर ने नहीं किया होगा। मतलब सबसे पहले तो जो है ये सारे PMLN के अंदर एक शरीफ खानदान के गुलाम है। इनको मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले आजादी दिला देनी चाहिए ताकि ये खुली बात कर सके, क्योंकि बाकी पाकिस्तान जो है वो शरीफिस्तान या जरदारिस्तान में नहीं रहना चाहता। सही। तो ये काज़मी साहब, ये जो इल्ज़ामात आप रहे हैं कि ये मुलाजमत हो जाती है, तमाम जो लोग हैं, तो आपकी जमात में मुलाजमत है, उधर देखें वो आज़ादी से वो बात कर लेते हैं, ये क्या पाबंद हो गए आप मुस्लिम नून के? जो मरियम नवाज साहबा कहेंगी वही कहें? यार अगर तैमूर झगड़ा साहब माजी को मलहूज रख के बात करें ना, तो यकीन करें ये बात ही ना करें। अभी इन्होंने कहा जी कि हर बात पे मरियम नवाज और हर प्रोजेक्ट का नाम मियां नवाज शरीफ के नाम पे रखा जा रहा है और इस तरह के मामलात हैं। भाई, मियां नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम मरहूम मगफूर मियां शरीफ ने जब 50 करोड़ दिया था ना इमरान खान को, तो उसने उनके नाम पे नहीं, शौकत खानम के नाम पे अस्पताल का नाम रखा था, जिसको पूरी दुनिया और तमाम जो पाकिस्तानी हैं सबके पैसे वहां पे इन्वॉल्व थे। उसने पाकिस्तान के नाम से क्यों नहीं रखा भाई? उसने क्यों अपनी वालदा का नाम जो है वो इस्तेमाल किया? तो ये बातें ना करें, तनकीद करें, कोई मस्बत तनकीद तो करें ना, कोई जिससे फायदा हो। अब आप केपी के कंपैरिजन पंजाब से करना है। आज मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का और किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, अपनी घर अपना छत, यार आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अगर मैं वजीर आला पंजाब के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं। तकलीफ क्या है? क्योंकि वहां पे पंजाब आके इन सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। अब वो इनसे सवाल करेंगे। इन्होंने उनको मसरूफ रखा हुआ है इंतशारी सियासत में, इन्होंने मसरूफ रखा हुआ है कि आए हम आपको पैसे भी देंगे, आप पे गुलपाशी भी करेंगे और रियासती जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल करके आपको खाने भी खिलाएंगे। आपने बस हमारे साथ मिल के उस सूबे पे लश्कर कशी करनी है जो कि तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। यार आप हवाला दें, आप तनकीद करें कि वहां पे कोई करप्शन का मामला सामने आया है, वहां पे कोई इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने कोई 2 नंबरी देखी है, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने कोई बेकायदगी देखी है, तो आप बात करें। आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ इस वक्त जो है जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे। आज वो आतिफ साहब का बयान आपके सामने आया, इनके जितने नाम खुलेंगे ना, आप पंजाब में पिंकी गोगी गैंग को भूल जाएंगे जो बुजदार दौर में हुआ, जो कि केपी में हो रहा है। अच्छा। केपी के अंदर खंडरात में वो बदल रहा है सूबा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? लोग आजादाना घूम नहीं सकते। इस वक्त केपी के अंदर मेडिसिन नहीं मिल रही लोगों को, तो इनको शर्म नहीं आती यार कि आप ये चीजें जो बुनियादी
जरूरियात की तो चीजें हैं जो फोकस जो है आवाम वो को पहुंचानी फोकस जो है आप वो उनको छोड़ के लश्करकशी में पे मसरूफ हैं, अपने चीजों इंतशारी से सियासत में कहीं और हो मसरूफ रहा हैं, है। अपने सूबे झगड़ा पे साहब, तवज्जो दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फोकस उधर से लेके 3-4 लाख लोगों को अब इस्लामाबाद एहतजाज में लाने पर, ये 3-4 लाख लोगों की जरूरत क्यों पड़ी है? और बानी पीटीआई फिर नए चीफ जस्टिस को तस्लीम कर लिया, खामोश हो गए वो? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपने पंजाब में कोई भी जो है वो अचीवमेंट्स गिनवानी हो तो वो आसान है। आप कहें कि मरियम के नाम से जो जो कुछ बना, एक लाइन होगी, क्योंकि पंजाब में तो कोई और जो है वो सिटीजन है ही नहीं। अगर आपका नाम शरीफ हो या ना हो तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप पार्टी चीफ नहीं बन सकते, बल्कि अगर आपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनना है तो सब भी समधी होना है। मेरे ख्याल में शरीफिस्तान में जो कानून होना चाहिए वो ये है कि अगर आपका नाम शरीफ हो तो आपको सब्ज पासपोर्ट मिलेगा, और अगर आपका नाम शरीफ ना हो तो फिर आपको सब्ज नहीं, कोई पीला नीला कोई और रंग का होना चाहिए, ताकि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सिटीजन्स में फर्क समझ आए। वो वाली ट्रैक्टर स्कीम की बात कर रहे हैं जिसमें कोई बुल्गरी या पत्नी कौन से ब्रांड की ईयर रिंग्स मरियम नवाज शरीफ ने ट्रैक्टर पे फोटोशूट के लिए पहनी थी, कि मैंने पहले कभी किसी किसान को जो है वो इस तरह से ड्रेस होते हुए नहीं देखा कि वो फोटो आपके लिए, यहाँ पे गरीब जो है वो भूख से मर रहे हैं क्योंकि 2 साल में कीमतें डबल हो गई, जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। लेकिन वहां पे वो फोटो शूट के लिए ट्रैक्टर में जो है वो पत्नी, जो दुनिया के महंगे तरीन जेवर है, वो शरीफों ने पहनने, जैसे अकबर ट्रैक्टर बादशाह तो किसान को मिल जाएगा ना सर, ट्रैक्टर और घर तो एक आम आदमी को मिल जाएगा अगर हीरों की अंगूठी हो भी जाए। झगड़ा साहब, वाह वाह। और कोई बात नहीं, मैं तो आपसे जाना, मैं क्या गरीब आदमी को अगर ट्रैक्टर किसान को मिलेगा फायदा तो हो जाएगा ना सर? किसानों से जरा पूछ लेना। अच्छा, पहली बार जो है वो सपोर्ट प्राइस नहीं है, जो है वो गंदम कितने में बिका है, क्या ट्रीटमेंट किसानों के साथ हो रही है जब किसान ये सारे अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो आपने बात की 3-4 लाख लोगों की, जी मैं बासत के साथ कह दूं पूरे पाकिस्तान का फोकस जो है वो गवर्नेंस पे फिलहाल हो नहीं सकता। सही। अगर ये 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, इनका तो जो एक बुनियादी इनके मैनिफेस्टो में था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, रिकंसिलिएशन ये कर नहीं सकते और ट्रूथ ये बोल नहीं सकते। सही। क्योंकि ट्रूथ बोलते बोलते नवाज शरीफ शायद हेवन फील्ड में भी ना रह सके इसके बाद, कि उनका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, मरियम का एक्चुअल रिजल्ट क्या है। सुना है स्टेट डिपार्टमेंट में वो हंस रहे हैं कि वो जो पाकिस्तानी 160 MNAs ने खत लिखा है अपने प्राइम मिनिस्टर को, वहां तो ना प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट जीते थे और ना वो 160 में से 10 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी सीट जीते थे। तो अब इसमें बंदा क्या करे? सही। काज़मी साहब, आपका जो फोकस है वो कहीं और है। पहले 26वीं आईनी तरमीम वो कह रहे हैं जिस तरह की आपने बुलडोज करके, अब 27वीं आईनी तरमीम बैक टू बैक, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस अमल की? आप गवर्नेंस पे ऊपर फोकस करें, ये इन कामों में आम आदमी का तो फायदा ही नहीं है। मैंने दावा किया था कि ये कोशिश करके ढूंढें किसी किस्म की करप्शन पंजाब के अंदर, जो मंसूबे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेश किए, और जवाब आपने सुन लिया। वो जेवर, वो कपड़े, वो जूती, वो ब्रांड, इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। तामीरी गुफ्तगू आप इनसे नहीं सुनेंगे। भाई कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, तो आप उसके मुकाबले में जो मंसूबे पंजाब में आ रहे हैं वहां पे शुरू कर दें यार। आप कहें जी हम अपने अवाम को जो है वो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, तो हमें भी मजा आएगा आपकी बात सुनकर। जब आप वहां के प्रोजेक्ट्स देखते हैं और जवाब में पुरानी है, जिसने जितने पैसे दिए उसको वो सीट दे गई, तो ये चीजें इनको बड़ी अच्छी लगती हैं। दूसरा, इन्होंने क्या कहा जी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो रहने जोगे नहीं रहेंगे वहां पे, और इस तरह का मामला। मेरे भाई आपको याद करा दूं, इलेक्शन डे पे क्या हुआ था। बड़े बड़े चैंपियन साफी बैठे हुए थे जो अंदर से कौम यूथ से, तरीके इंतशार से बड़ी गहरी मोहब्बत है उनको। उन्होंने एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की थी। अभी पोलिंग खत्म हुए 1 घंटा हुआ था, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ किया था कि जिस तरह उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया,
अवाम की राय को उस तरफ मोड़ा जा रहा था सही। एक साजिश के तहत कि जब नताइज पूरे आ जाएंगे, इलेक्शन हम लूज कर देंगे, उस वक्त हम ये एक उज़र सामने रखेंगे कि ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये तो जली हुकूमत है, ये तो हार के आए हैं। भाई आप कोर्ट में जा सही, लेकिन वो उस वक्त कोर्ट के और उसके मामलात में तो हवाला दिया वो था। गए नहीं। सुने ना, एक मिनट, मुझे सिर्फ 10 सेकंड, मुझे सिर्फ 10 सेकंड में इन्होंने, इनके खान साहब जो कि पूरा यू टर्न है, पूरा यू टर्न, उन्होंने क्या कहा था? 35 पंचल का इल्जाम लगाया था नजम सेठी पे, 4 हलकों के खोलने का कहा था, और बाद में कह दिया जी वो तो मेरा सियासी, ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, फलां नहीं जीता और फलां नहीं जीता और 17 सीटें और फॉर्म 47। अच्छा, मैं काज़मी साहब क्विकली अभी जजेस की तादाद के हवाले से मैं क्विकली आपसे हुकूमत का, अभी कामरान मुर्तज़ा भी कह रहे हैं कि अपने हम ख्याल जजेस आप लाकर जो है वो अपनी तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं और फिर मर्जी के फैसले करें। ये जजेस की तादाद इसलिए बढ़ाई जा रही है, फैसले भी आप अपनी मर्जी के करवाना चाह रहे हैं, जिसको अब सियासी अदालतें कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से। देखें, पीटीआई की जानिब से 26वीं तरमीम के टाइम क्या कहा गया था? इन्होंने, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो जो सोशल मीडिया साफी नमा जो कोई मखलूक है, उसने क्या कहा था? सिर्फ ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसकी वजह यह है कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी है। आपने उनकी किरदार कुशी की, उस वक्त वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे, आपने हुकूमत पे इल्जाम बौतान लगाया कि मासवाए इसके इनका कोई और रीजन नहीं है, इन्होंने काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी है जी, बस। उसके बाद बयानात चेंज होते रहे। आज उनसे आप सवाल तो करें ना, नेशनल टीवी पे बैठ के यूट्यूब पे लोगों को गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे। वो एक तक पार्लियामान का, मैंने ये हमेशा कहा कि जो हुकूमत मुंतखब होके आती है अवामी वोट से, वो अवाम को स्पीडी जस्टिस फराहम करना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अब उस जिम्मेदारी की अदायगी में वो क्या करेगी? जैसे उसको जरूरत पड़ी वो आइन साजी भी करेगी और आइन में तरमीम भी करेगी। ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। पार्लियामान ही जो है वो सबसे सुप्रीम इदारा भी है और पार्लियामान का ये हक भी है कि वो ये तमाम तर काम करे, और उसने वो किया भी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कौसर काज़मी मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा, और तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी में क्या हुआ है और निजकारी का अमल क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कौमी असासे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। पाकिस्तान एयरलाइन जो कभी कौमी फ़ख्र का निशान थी, सालों से माली मुश्किलात और अदम तवज्जो के बायस इस नहज तक पहुंच चुकी है कि हुकूमत ने इस कौमी असासे की निजकारी का फैसला किया तो खरीदार नापैद हो गए। PIA की निजकारी के लिए बोली का आगाज़ हुआ तो पहली बोली ही आखिरी साबित हुई। PIA की निजकारी के लिए हुकूमत की तवक्को कम अज़ कम 85 अरब रुपए थी, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स PIA के लिए हुकूमत को मौसूल होने वाली वाहिद बोली में इस कौमी असासे का नर्ख सिर्फ 10 अरब रुपए लगाया गया, जिसके बायस PIA की निजकारी का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। ताहम हुकूमत की जानिब से PIA को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। PIA इस नहज तक कैसे पहुंची? निजकारी के लिए सिर्फ एक बोली, वो भी तवक्कुआत से 75 अरब रुपए कम। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बस पर्दा हकायक जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन अब्दुल्ला खान साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का। इतना बड़ा कौमी असासा और लग रहा था कि अब ये मामला हो जाएगा निजकारी का अमल, लेकिन सिर्फ 10 अरब रुपए ये बोली लगाना, ये इदारे के साथ, इदारे के इतने बड़े मुलाजमीन, असासे, मजाक सा नहीं था ये? बहुत शुक्रिया। देखें, इस बात के ऊपर सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि बड़ी बदकिस्मत बात है, बदकिस्मती है इस बात की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के पूरे मंसूबे से ना सिर्फ PIA या PIA की इंतजामिया बल्कि इवन हुकूमत पाकिस्तान को बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी। PIA ने एक फ्लैगशिप प्राइवेटाइजेशन होना था बिकॉज ये गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि तमाम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो है वो इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर के अंदर देने हैं टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। अनफॉर्चुनेट है, मैं यही कह सकता हूँ कि 10 अरब की बोली तो कोई समझ नहीं आई उसके पीछे लॉजिक क्या थी, बिकॉज एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर कई 100 अरब के सिर्फ असासे उसके पास हों और उसकी 60% निजकारी की जा रही हुई, उसके हिस्से
किसी को ट्रांसफर किए जा रहे हो, उसके लिए 10 अरब की बोली जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में गैर संजीदा थी। और इसीलिए ये मेरे ख्याल में बात ये कल से खबरों की जीनत भी बनी हुई है और पाकिस्तानी कौम को ये बात समझ भी नहीं आ रही। सही। अच्छा, एक चीज़ जो है, मसाइल बहुत ज़्यादा इसमें है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में। तो पहले आप ही समझते कि इस्लाहात होनी चाहिए आपके इदारे में, फिर उसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन का अमल, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लोकल जो ग्रुप्स थे, कंसोर्शियम थे, वो भी पीछे हट गए। मतलब एक वाहिद बोली लगी, ये भी तो एक बड़ा अमल है कि लोग दिलचस्पी नहीं रख रहे। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे ख्याल में पीआई को निजकारी के लिए 2017 या 18 से तैयार किया जा रहा था और बहुत सारे इस्लाहाती पैकेज, इस्लाहाती अमल इसके अंदर लिए गए। आपने देखा, आप खुद भी पीआई और पीआई के अफेयर्स को काफी अरसे से आप फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा कि जहां पीआई के जो 2-3 बड़े मसलों के अंदर एक ओवर स्टाफिंग एक मसला होता था, डिसिप्लिन ना मेंटेन होना एक बहुत बड़ा मसला होता था, पीआई का लीन ना होना, स्पार्ट ना होना, उसका फैलाव बहुत ज्यादा होना, हुजम बहुत बड़ा होना, ये एक मसला होता था, नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स के ऊपर फ्लाइट्स ऑपरेट करना एक बहुत बड़ा मसला होता था। वो तमाम चीजें जो हैं गुज़िश्ता 4-5 साल के अंदर वो इस्लाहाती पैकेज के तौर के ऊपर की गई, जिसके अंदर पीआई की जो एम्प्लॉयमेंट वर्क फोर्स है वो तकरीबन 21,000 से कम होकर अब 7-7,500 के ऊपर आ गई। पीआई ने अपने आप को तमाम नॉन प्रोडक्टिव रूट से खत्म करके से प्रोडक्टिव रूट के ऊपर डाल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में कुछ सेटबैक्स भी आए। नंबर 1 सेटबैक कोविड आया, जिसने 2-3 साल पूरी इंडस्ट्री को बहुत पीछे फेंक दिया। साथ वो 2020 का मसला स्कैंडल भी आया, जिसकी वजह से आपकी यूरोपियन यूनियन की परवाजों के ऊपर पाबंदी लगी और जिसकी वजह से एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा चंक रह गया, हमसे छूट गया। हैविंग सेड दैट, ये बहुत सारे इकदाम थे, वो इस्लाहाती पैकेज थे जो लिए गए। जो इसकी फाइनल इस्लाहात या रिफॉर्म इसके अंदर होनी थी, वो इसकी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग होनी थी, जो कि इवेंचुअली मई 2024 इसी साल के अंदर कर दी गई। बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग से मैं आपको ये बात बताता चाहूँ कि पीआईए गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तकरीबन नुकसान में थी और वो नुकसान जो है वो किसी पैसे या लिक्विडिटी इंजेक्शन से पूरा नहीं होता था। वो नुकसान आप कर्ज की सूरत में पूरा करते थे, यानी जितना इस साल नुकसान हुआ वो सारे के सारा आपने कर्ज उठाया और कर्ज की सूरत के अंदर वो आपने नुकसान पूरा कर लिया। इस हर साल कर्ज लेने की वजह से आपकी जो बैलेंस शीट थी वो बहुत ज्यादा दबती जा रही थी कर्जों के बोझ से, और वही कर्जों के बोझ की वजह से एक ऐसी सूरत हाल आ गई थी कि जिसकी वजह से पीआईए रिगार्डलेस जितनी मर्जी एफिशिएंट हो जाए, जितना मर्जी वो मुनाफा कमा ले, सिर्फ कर्जों और सूद की अदायगी की जुमरे के अंदर आपको 100-125 अरब आपको हर साल पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट से मैंने देखा कि 500 तकरीबन $60 मिलियन जो हैं वो असासा जात का अंदाज़ा है, जिसमें से कोई $3.25 अरब जो है वो उस पर वो जो कर्ज हैं उसकी अदायगियां हैं, वो तमाम तर चीज़ें। तो फिर अमल सिर्फ निजकारी ही है और कोई इसको ठीक नहीं हम कर सकते बगैर निजकारी के। देखें, इसके अंदर ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये फिगर्स हैं लेट्स सपोज अप्रैल तक की। अच्छा। मई के अंदर वो जितने कर्जे हैं वो सारे के सारे एक नई कंपनी बना के, जिसका नाम पीआई होल्डिंग कंपनी था, उस पर पार कर दी गई। सारे के सारे से मुराद है कि उसकी मेजॉरिटी यानी जो 800 बिलियन के कर्जों का हुजम था उसमें से 600 उस कंपनी के अंदर पार कर दी गए थे। और कंपैरेटिवली जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, यानी आपने एयरपोर्ट के पैसे देने, जहाजों की लीजिंग के मुतालिक अगर कोई कर्जा चाहते तो वो एक क्लीन कंपनी के ऊपर रखा गया था जो कि निजकारी के लिए पेश की गई। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कर्जों और असासों के दरमियान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं था और पीआईए क्लीन ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर निजकारी के लिए पेश की गई थी। एक और बात जो समझने वाली है वो ये कि जो आपने 500 या 560 मिलियन डॉलर के असासों की बात की है, ये ज्यादातर असासे अपनी बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी के अंदर है। अच्छा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि बुक वैल्यू जरूरी नहीं है कि हर दफा असल वैल्यू के मुताबिक, असल वैल्यू अक्सर ज्यादा होती है। यानी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ इस तरीके से कि अगर आपने कोई इदारा एक गाड़ी खरीदता है तो इदारे की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर से वो गाड़ी 5 साल बाद जीरो वैल्यू के ऊपर आ जाती है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन अगर वो गाड़ी आप एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जाके मार्केट में बेचेंगे तो ये हो सकता है कि अगर वो गाड़ी आपने 3-4 साल पहले खरीदी हो, अब उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होते हैं। सो कहने का मतलब इसके ऊपर ये है कि जो आपको असासे पीआई की किताबों के ऊपर नजर आ रहे हैं वो हकीकत में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, लेकिन अब्दुल्ला साहब, अभी सालाना 80 से 90 अरब रुपया जो है वो खसारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 7,000 के करीब मुलाजमीन, बाकी एयरलाइन मुकाबलतन 2,000 लोगों से चला रही, 5,000 जो बोझ है मुलाजमीन का, फिर यूनियंस का, ये भी तो एक बहुत बड़ा बोझ है जो इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ लोगों का खरीदना
वो दिलचस्पी नहीं जाहिर कर रहा। देखिए, इसके अंदर अगेन बात हुई है कि ये ज्यादा चीजें परसेप्शन रिलेटेड है, रियलिटी रिलेटेड नहीं है। और वो अच्छा। बिडर्स या वो इंटरेस्टेड पार्टीज जो पीआई के साथ मुंसलिक रही गुज़श्ता एक साल के अंदर, जिन्होंने आके पीआई को अंदर से देखा, पीआई के नंबर्स, पीआई के इन्वेंट्री, पीआई के हालात, पीआई की रियलिटी उन्होंने चेक की, वो इस बात को शायद कंफर्म करें कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अब बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि बाकी ये लाइनें अगर 2,500-3,000 के ऊपर है तो उनके पास जहाज भी 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, उनका नेटवर्क भी बहुत छोटा है। पीआई 33 जहाजों के साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता है। ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ साल पहले तक पीआई एक ओवर स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जब आपके पास 20-21 हजार एम्प्लॉइज होते लेकिन थे। ये भी तो कहा जा रहा है लेकिन अब उनमें से 7 सवा अक्सरियत साल जहाज तो आपके वैसे ग्राउंड पड़े हुए हैं जिसमें हर तरह के जहाज शामिल हैं, ऑपरेशनल ही नहीं है, ये एक अलग से कॉस्ट है। देखें, जहाजों की आपकी डिपेंडेबिलिटी होती है आपके नेटवर्क के साइज के ऊपर। सही। अगर आपने अपना नेटवर्क रिस्ट्रिक्टेड रखा हो बिकॉज आपकी इंटेंशन ये हो कि हमने ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म जो डिस्कशन है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये निचकारी के बाद अगले आने वाला करेगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारी रिक्वायरमेंट की वजह से आपको अपने जहाज स्टोरेज के अंदर भेजने पड़ेंगे। अब आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर देंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मैं इस टाइम पे गल्फ के ऊपर, यूरोप, यूके के ऊपर अगर खुल जाता है, मैं अपनी फ्लाइटें माउंट करना शुरू कर दूं, तो मेरे जहाज यही वापस सर्कुलेशन में आ जाएगी। अगर मुझे पता है कि इन 3-4 जहाजों से मैंने साल का 100 अरब एडिशनल कमाना है, तो उन जहाजों के ऊपर पैसे लगाना बिल्कुल भी एक बड़ा इफेक्टिव बिजनेस केस बनता है ना जी। तो कहने का मतलब इसके ऊपर ये है कि अवेलेबिलिटी आपके पास है, आपने नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय करना है, जो कि ठीक। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता कुछ अरसे से नहीं हो पा रहा था, बिकॉज इंटेंशन ये थी कि ये तमाम चीजें जो है प्रॉब्ली जो नया आने वाला बिडर हो या जो नया आने वाला पार्टी होगी, ये उसके लिए छोड़े जाना चाहिए। चलें, ये अब देखते हैं कि अगले आने वाला बिडर होगा कैसे निजकारी का अमल, निजकारी कमीशन मुकम्मल करता है। क्योंकि नेशनल एयरलाइन बहरहाल एक कौमी इदारा ज़रूर है, लेकिन खसारे के साथ साथ एक इस वक्त कौमी ख़जाने पर बोझ भी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए अमरीका पहुँचते हैं और अमरीकी इलेक्शन पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, अमरीका में जारी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुपर पावर अमरीका पर लगी हुई हैं। कौन होगा अमरीका का नया सदर, फैसला होने में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। अमरीका में 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 16 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदारती दौर में शामिल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अमरीकी इस तमाम तर अमल में क्या सोच रहे हैं, और जो वहाँ मौजूद तारकीन वतन है, दीगर ममालिक के वोटर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, वो किस जानिब रुख देखते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 मामलात बड़े अहम चल रहे हैं। एक फ़लस्तीन का यानी कि मिडल ईस्ट में ये तनाज़ा, और दूसरा रूस यूक्रेन के मामलात हैं। अमरीकी इंतखाबात पर इनके क्या असरात होंगे, और पाकिस्तान किसी अमरीकी इंतखाबात में कहीं कुछ नज़र आ रहा है, और क्या कोई पॉलिसीज के साथ है, और पाकिस्तानी जो वहाँ पर करीब 8 लाख के करीब वोटर्स मौजूद हैं, उनका कितना अमल दखल होगा। हम बात करेंगे अमरीका में मौजूद सीनियर सहाफ़ी जो पाकिस्तानी है वहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ अली भट्ट, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा से अमरीका के लिए रहा माजी में, लेकिन अब कदर मामलात मुख्तलिफ हैं। अमरीकी तरजीहात में दोनों जानिब, चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान कहीं किसी जगह अब की बार इंतखाबात में है? शुक्रिया आपका। आपके नाज़रीन के लिए ये बात बड़ी गैर मुतवक्के होगी कि अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ी रियासत है और एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और एक बहुत बड़ी ताकत भी है। इसके जो मफादात हैं या इसके जो नुक्ता नज़र है या इसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और हम लोग जिस तरह सोचते हैं एज अ जर्नलिस्ट, जाहिर है मैंने कई इलेक्शंस यहाँ पर कवर किए हैं अमेरिका के और आना जाना रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें जो चीज़ बड़ी तकवीयत देती है वो ये है कि अमरीकी अवाम जो है वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और वो इस अमल में हिस्सा भी ले रहे हैं। आपने कहा पाकिस्तान कहाँ नजर आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी सूरत हाल बनी हो कि अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी अशद जरूरत पड़ गई हो। हाँ, ये जरूर है कि खित्ते में मफादात की मामलात हों या अमेरिका के किसी भी तरह से वहां पर आउटरीच करने के कोई फवायद उन्हें नजर आते हों, तो वो पाकिस्तान को जरूर प्रेफरेंस देते हैं और पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं कि वो एक इंटेग्रल पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया का
और वहां पे उसके मफादात को जो है वो फायदा पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तारकीन वतन हैं, उनके यहाँ भी ये बात बड़ी इस वक्त शदोमत से पाई जाती है कि शायद अमरीकी जो है या अमरीकी इंतजामिया या जो आने वाला सदर है या खातून सदर हैं, वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के मामलात पर नजर रखेंगे और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो सियासी अमल है या इंसानी हुकूक के हवाले से मामलात हैं, उन पर बात वो करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तान में एक सियासी जमात के कुछ लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने बात की कि ट्रंप आएंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उनकी जमात के बानी बाहर आ जाएंगे। ऐसे मामलात कुछ अमेरिका के अंदर भी उस सियासी जमात के लोगों की जानिब से भी नजर आए। तो यानी जो आप बात कर रहे हैं वैसे साफ़ी वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पोर्ट्रे हो रहा है, चाहे सियासी जमात के अपने लीडर्स MNS भी जो बात कर रहे हैं। मैं बदकिस्मती से जरा हमें सच और कड़वी बात जरूर करनी चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी सदर जो भी मुंतखब होगा, वो 5 तारीख को इलेक्शन जब हो जाएंगे, 5 नवंबर को, आज आपको एक भी नाज़रीन के लिए इतला दे दूं कि 21 अक्टूबर को यहाँ पर अर्ली वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। दैट मीन्स के लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपने जो वोट हैं वो खत के जरिए, वो किसी भी बूथ पर जाकर या वैसे बराह रास्त किसी पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट कास्ट कर सकते थे। तो ये एक अमल आज मुकम्मल हो गया है, यानी गुज़श्ता रोज 31 तारीख को, और अब जो है वो 4-5 दिन के बाद जो है 5 नवंबर को जो है वो हतमी मलाखड़ा होगा, एक मैच पड़ेगा, सियासी मैच पड़ेगा। तो वो 5 तारीख को जो भी सदर बनेगा उसके यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 79 डेज नए माजत उस 79 डेज चाहिए होते हैं नए सदर को अपना ओहदा संभालने के लिए। और जब वो 20 फरवरी को जनवरी को जो है वो अपना सदारती ओहदा संभाल लेगा, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 2 अहम मामलात उसके सामने होंगे। एक उसका मुल्की मामलात हैं उनके, और एक है गैर मुल्की मामलात, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो उसके अंदर उसको जो ब्रीफिंग्स हैं या दीगर जो मामलात जो कि अंदरूनी सतह पर मईशत है, इमिग्रेशन के मामलात हैं, यहाँ पर इस्तिकात हमल का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसी तरह से इंटरनेशनल मामलात के अंदर आपने खुद ही जिक्र कर दिया, गजा का मामला है या लेबनान का मामला है, और साथ ही में इजराइल और वहां पे यूक्रेन का जो जंग चल रही है, और साथ में और दीगर भी इश्यूज हैं जिसमें वॉर एंड टेरर भी शामिल है। तो ये मामलात पर वो गौर करेगा और उसके बाद कहीं जाके ये बात होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि सदर बैठेगा और SHO को फोन करेगा, मतलब वो जो खुशफहमियां हैं हमारे सही, वो खुशफहमियों से बिल्कुल निकला जाए। वो फौरी तौर पे निकाले हमारे एक तो अमेरिका में स्विंग स्टेट्स हैं, वो तो एक अलग मामला, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं क्विकली आपसे ये चाहूंगा, डेमोक्रेट्स को खवातीन और जो है नौजवानों का वोट हमेशा से ज्यादा मिलता रहा है। अब की बार भी 45 मिलियन नौजवान वोटर के बारे में कहा जा रहा है वो वोट कास्ट करेंगे। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये पॉइंट कितना अहम इस इलेक्शन में, किसकी जानिब पलड़ा हो सकता है? ये बात जो कि हम अक्सर सोचते भी हैं और कहते भी हैं, ये बहुत अहमियत की हामिल है। मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे जाता हूँ चूँकि, और ये तदरीस और तालिब इल्म की हैसियत से मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन होता है। तो दुनिया भर में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, पाकिस्तान समेत के नौजवान जो हैं वो उनका किरदार बहुत इंटेग्रल हो गया है। यकीनी तौर पे अमेरिका के अंदर तलबा ने बहुत एक्टिवली परसू किया है अमेरिकन सियासत को, और यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि गजा की सूरत हाल पैदा हुई या इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो तब्दीलियां आई, उसमें तलबा ने अपने मुजाहरे किए और यहाँ पर एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ, इलेक्शन की जहां तक बात है उसमें भी इस वक्त बड़ा ये दोनों जमातों के लिए चैलेंज है कि वो नौजवानों को जो है वो केटर करें और उनके वोट हासिल करने की कोशिश करें। उसके अंदर जो सबसे मैं आपके नाज़रीन तक पहुंचा दूं बात कि डेमोक्रेट्स ने, चूंकि उनकी जो खातून रहनुमा है इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, वो बहुत एक्टिवली यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और नौजवानों के तबकात के साथ राब्ते में हैं। तो ये लगता है कि डेमोक्रेट्स शायद किसी हद तक जो है, ये जैसे आपने कहा कि नौजवान और खवातीन का वोट जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा एक अहम होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी, सीनियर सहाफ़ी, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखते हैं 5 दिन के बाद क्या मामलात होते हैं और किस तरह के फिर फैसले आते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।